रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो भारत के दौरे पर हैं, बस अब रवाना होंगे कुछ देर में, लेकिन उससे पहले वो स्टेट डिनर के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की ये तस्वीरें, जो औपचारिक तस्वीरें होती हैं, जो तस्वीरें खींची जाती हैं, जिन्हें फोटो ऑप भी कहा जाता है। ये उस समय का दृश्य आप देख रहे हैं। जो खास डिनर का आयोजन यहां राष्ट्रपति भवन में किया गया है, उसमें भारत के व्यंजन भी हैं, रूस के भी खास व्यंजन हैं। जो सैन्य बैंड है वो वहां पर रूस और भारत दोनों की धुनें इस भोज के समय बजाने वाला है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हुए व्लादिमीर पुतिन, आज सुबह ही ये मुलाकात हुई थी, जब गार्ड ऑफ ऑनर के लिए वो पहुंचे थे राष्ट्रपति भवन। तो व्लादिमीर पुतिन का ऐतिहासिक भारत दौरा कुछ ही देर में पूरा होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही एक नई शुरुआत होने जा रही है, जिसका आगाज खुद पुतिन ने भारत आने से पहले अमेरिका को इस तरह खबरदार करके किया कि उसकी गूंज आज भी सुनाई दी। आज तक से बातचीत में पुतिन ने ट्रंप से दो टूक पूछा, अगर रूस से अमेरिका यूरेनियम खरीद सकता है तो भारत तेल क्यों नहीं खरीद सकता। पुतिन की यह बात आज दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइन है। भारत और रूस को टारगेट करने के लिए ट्रंप ने क्या कुछ नहीं कहा, भारत की इकोनॉमी को डेड तक कह डाला, लेकिन भारतीय इकोनॉमी से जुड़े आंकड़ों ने आईना दिखा दिया। आज भारत और रूस के बीच 19 समझौते हुए। पीएम मोदी ने दोहराया कि रूस भारत का सबसे करीबी दोस्त है। तो पुतिन ने ऐलान किया कि वो भारत से सिर्फ तेल और गैस का कारोबार करने नहीं आए, बल्कि जल्द ही दोनों देशों के बीच $100 बिलियन के कारोबार को हकीकत बनते देखना चाहते हैं। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए, मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा। भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। Would like to stress that under the leadership of His Excellency Modi, India is conducting an absolutely independent and sovereign policy. Prime Minister Modi and I in person pay particular attention to deepening multifaceted economic ties between Russia and India. भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों देशों ने आज कारोबार करने के लिए कई क्षेत्रों को खोल दिया। वहीं पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी तरह स्वतंत्र और स्वायत्त नीति अपना रहा है, जिसके अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं। And they don't want to do that. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buying okay. more. Yeah. Why are you singling India? यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को लेकर इन बातों को कौन भूल सकता है। ट्रंप का प्लान सीधा था, 50% टैरिफ लगाकर भारत को रूस से तेल खरीदने से रोको, रूस को आर्थिक रूप से तोड़ो और अपनी बात बनवाकर नोबेल का शांति पुरस्कार ले लो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद न वो हिंदुस्तान को झुका पाए, न ही रूस को भारत से दूर करने में कामयाब हो पाए। उल्टा इस नाइंसाफी के लिए उन्हें रूस के राष्ट्रपति पुतिन से खरी खरी सुनना पड़ रहा है। Once again, I would like to stress that under the leadership of His Excellency Modi, India is conducting an absolutely independent and sovereign policy, and at the same time achieves very good results in the economic field. तो पुतिन ने भारत की जमीन पर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया। आज तक को दिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जो कहा, उसे एक बार फिर दोहराया कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता।
भारत आज एक शक्तिशाली देश है और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। पुतिन पुराने खिलाड़ी हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि उनकी भारत यात्रा पर यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिका की भी नजर है। इसके बावजूद उन्होंने बिना लाग लपेट दो टूक बातें की। ट्रंप पर एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जो किसी तंज से कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पर पुतिन का पहला तंज। Last year, our bilateral trade turnover has grown by 12%, setting another record, according to different data. अमेरिका के राष्ट्रपति पर पुतिन का दूसरा तंज। We are up to the task of getting this number to the level of $100 billion. डोनाल्ड ट्रंप पर पुतिन का तीसरा तंज। We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. डोनाल्ड ट्रंप पर पुतिन का चौथा तंज। ट्रंप पर पुतिन का पांचवा तंज। Very useful. They were held in a constructive and a friendly atmosphere, in the spirit of the special and privileged partnership between Russia and India. तो भारत और रूस मिलकर रिश्तों को एक नई ऊंचाई देने में जुट गए, जबकि ट्रंप चाहते थे कि बाकी देशों की तरह भारत उनकी हाँ में हाँ मिलाए और रूस से अलग हो जाए। लेकिन भारत ने बता दिया कि भारत रूस से सिर्फ तेल ही नहीं खरीदेगा, बल्कि हर क्षेत्र में इतना कारोबार करेगा कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। भारत और रूस के बीच कारोबार पिछले 5 वर्ष में 8 गुना बढ़ गया है। साल 2021-22 में दोनों देशों के बीच कारोबार $13.1 अरब का होता था, जो साल 2024-25 में बढ़कर $68.7 अरब तक पहुंच गया। अब दोनों देशों का लक्ष्य इसे $100 बिलियन तक ले जाने का है, जिसके समय से पहले पूरा होने की उम्मीदें हैं। भारत की कोशिश रूस के साथ व्यापार घाटे को खत्म करने की है, जिसे लेकर कई क्षेत्रों में भारत रूस से कारोबार बढ़ने की उम्मीद कर रहा है। भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो, हम नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसे बहुत ही आशावादी आउटकम के साथ हम हमारी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, ये पूरा विश्वास है। भारत के लिए रूस से कारोबार बढ़ना हमारी सुरक्षा से जुड़ा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद लगे प्रतिबंधों की वजह से रूस चीन पर आर्थिक तौर पर बहुत निर्भर हो गया, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं। ऐसे में अगर रूस का कारोबार चीन पर निर्भर न होकर भारत से बढ़ता है, तो भारत से रूस की नजदीकी चीन को बैलेंस करने में पुतिन के लिए मददगार होगी। इसके अलावा भारत के कारोबारियों के लिए भी ये अच्छी खबर होगी, क्योंकि अमेरिका से प्रतिबंध हटने के बाद उन्हें रूस के रूप में नया मार्केट मिलेगा। पुतिन का दौरा भारत को 2 तरह से मजबूत करेगा। पहला, इससे भारत और रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई मिलेगी। दोनों देश नए नए क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा पुतिन का बार बार ट्रंप को आईना दिखाना अमेरिका की उस दलील को खारिज करेगा जिसके तहत भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया। जहां तक भारत की ओर से रूस से ऊर्जा संसाधनों की खरीद की बात है, तो मैं साफ कर दूं कि अमेरिका अब भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हमसे परमाणु ऊर्जा की खरीद करता है। इनमें अमेरिका में चल रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम भी शामिल है। तो अगर अमेरिका खुद अपनी ऊर्जा जरूरतें रूस के जरिए पूरी करता है, तो फिर भारत की खरीद को लेकर उन्हें आपत्ति क्यों है? पुतिन ने कहकर अमेरिका को अब साफ कर दिया है, क्योंकि रूस से तेल खरीदने पर भारत को टैरिफ से लादने वाला अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीद रहा है। इस बात का जवाब तो डोनाल्ड ट्रंप के पास भी नहीं होगा। 67%, that's tariff. अब व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए थे तो उनके आने से पहले रूस के साथ रक्षा सौदे को लेकर खूब चर्चा थी। S-400 से लेकर Su-57 तक की बात की गई, लेकिन आज जो समझौते हुए, दोनों देशों का जो साझा बयान आया, उसमें किसी खास हथियार की डील का जिक्र नहीं था। अब सब जानना चाहते हैं कि S-400 का क्या हुआ, क्यों इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया, जबकि रूस को पहले से ही बकाया कई बैटरी देनी है।
नमस्कार, दोबरी दिन। भारत और रूस में ऊर्जा समझौता हुआ। हम INSTC, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। भारत और रूस में यूरिया प्लांट को लेकर करार हुआ। अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। भारत और रूस में बंदरगाह और शिपिंग को लेकर MOU साइन हुआ। भारत और रूस में 19 समझौते हुए, लेकिन सबकी नजरें रक्षा को लेकर थी। सवाल है कि S-400 को लेकर क्या हुआ? Su-57 को लेकर दोनों देशों में क्या बातचीत हुई? तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान को सुनना होगा, जिसमें कही गई बातें अपने आप में काफी अहम हैं। We open additional areas for cooperation, including those related to high-tech, aircraft, space exploration, high-tech and artificial intelligence. We have very close and trusting cooperation in the military and technical area, and we are planning to move forward in all of these areas. This once again underscores the level and the trust of our relations. इस तरह भले ही S-400 या बाकी हथियारों की खरीद को लेकर बातचीत नहीं हुई हो, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह साफ कर दिया कि जिस तरह पिछले 50 वर्षों में रूस ने भारत को अपने आधुनिक हथियार दिए, वो आगे भी देता रहेगा और ये पुतिन का वादा है। बड़ी बात यह कि भारत आने से पहले आज तक को दिए इंटरव्यू में भी पुतिन ने हथियारों की डील को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले थे। आज तक के सवाल पर बस इतना कहा था कि हम भारत को सिर्फ हथियार ही नहीं देते, बल्कि तकनीक भी ट्रांसफर करते हैं, जैसे कोई नहीं करता। भारत हमारे सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है। हम सिर्फ भारत को हथियार बेच नहीं रहे और भारत सिर्फ इन्हें खरीद नहीं रहा। हमारे बीच का रिश्ता इससे कहीं ऊपर है, कहीं गहरा है। हम पानी के जहाज, मिसाइलें और हवाई जहाज तक बना रहे हैं। आपने Su-57 का जिक्र किया, लेकिन भारत कई तरह के रूसी बख्तरबंद युद्धक वाहनों का उपयोग कर रहा है। T-90 टैंक, जिन्हें भारत खुद बना रहा है, बेहद उत्कृष्ट टैंक हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस ने मिलकर मेक इन इंडिया के तहत विकसित की, उस पर भी हमें गर्व है। इसी तरह क्लाशनिकोव राइफलें भी भारत में ही बन रही हैं। यहाँ हम उन्नत तकनीक की बात कर रहे हैं और आधुनिक युद्धों में इन हथियारों के इस्तेमाल ने इनकी महत्वता कई गुना बढ़ा दी है। भारत और रूस के ज्वाइंट स्टेटमेंट में 8वें नंबर पर रक्षा सहयोग का कॉलम है, जिसमें सबसे अहम बात कही गई। लिखा है कि भारत और रूस साथ मिलकर अनुसंधान, विकास और उत्पादन करेंगे। रूसी मूल के हथियारों के पुर्जों और हिस्सों को भी भारत में ही मिलकर बनाया जाएगा। इसके अलावा रूस की तरफ से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मित्र देशों को इससे बने हथियारों को निर्यात की भी बात कही गई। तो भले ही भारत और रूस की तरफ से किसी भी खास हथियार का नाम लेकर डील की बात नहीं कही गई हो, लेकिन ये साफ कर दिया गया कि दोनों देश मिलकर भारत में ही हथियार बनाएंगे। रूस उसके लिए जरूरी तकनीक देगा। इस तरह रूस की तरफ से न सिर्फ हथियारों की सप्लाई का वादा किया गया, बल्कि भारत में हथियारों को बनाने में भी पूरी मदद का, दोस्ती निभाने का संकल्प दोहराया गया है। भारत और रूस सहयोग के नए नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। कारोबार कैसे आसानी से हो, इसके नए रूट पर काम किया जा रहा है। भारत रूस के बीच शिप बिल्डिंग, भारतीय नाविकों को बर्फीले समुद्री इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग लेन पर निवेश पे समझौता और MOU साइन किए गए। इनमें सबसे खास है चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा। भारत और रूस में कारोबार स्विस कनाल के जरिए होता था, जो काफी सकरा पोर्ट है। ये रास्ता कई बार ब्लॉक भी किया गया है। ये ट्रेड रूट सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई के बीच है, जो 16,066 किलोमीटर लंबा है। इसके जरिए सामान आने में 40 दिन लगते हैं। इसके अलावा रूस से इंस्टैक यानी नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर से भी माल आता है, जो कई देशों से होकर निकलता है। लेकिन अब एक नए रास्ते चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा 24 दिन में पूरा करेगा। 16 दिन कम लगेंगे,
5067 किलोमीटर दूरी कम होगी। इसके जरिए चीन जापान तक भी पहुंच नजदीक हो जाएगी। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं। सुमित, समझौतों को लेकर जो जितनी चर्चा हो रही है वो एक तरफ, लेकिन ये जो दूरी घट जाएगी ना 5000 किलोमीटर, हम उस हिसाब से देखें या हम दिनों के हिसाब से देखें, ये कम होती दूरी बहुत सारे नए आयाम खोलेगी। सुमित। बिल्कुल श्वेता, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे कुछ साझा करना चाहूंगा। ये मैप तो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। जब 2022 में इस युद्ध की शुरुआत की गई थी, तब रूस के सामने सबसे बड़ा संकट ये खड़ा हो गया था कि वो आखिरकार अपनी इतने सैंक्शंस लग गए थे कि आखिरकार वो अपने कई साजो सामान जो यूरोप से लेता था वो किससे मांगे। तो फिर उसके सामने एक ही ऑप्शन बचा, वो था चीन, क्योंकि वो व्लादिवोस्तोक में सबसे करीब था चीन के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ना चाहते हुए भी रूस को चीन पर भरोसा करना पड़ा, और चीन ने वही किया। चीन ने उसी भरोसे को जीतते हुए सेम समय पर वही साजो सामान यूरोप को और यूक्रेन को भी दिया, जो रूस के लिए कलाम था। और फिर शुरू हुआ व्लादिवोस्तोक का ये पूरा का पूरा। सबसे पहले अगर आप देखें, ये ट्रेड रूट है इस समय। अगर आप चीन जाना हो या फिर आप कह सकते हैं कि यूरोप के देशों में जाना हो या सेंट पीटर्सबर्ग जाना हो, तब ये ट्रेड रूट इस्तेमाल किया जाता है, जो यहाँ से, यानी आप कह सकते हैं ईरान से फिर होते हुए आप इधर जाते हैं। और ये रूट जो है आप कह सकते हैं बंदर अब्बास से होता हुआ ये रूट यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग जाता है, जिसमें करीबन 40 से 45 दिन मिनिमम लगते हैं, और ये करीबन 16,000 किलोमीटर का। लेकिन जब आप दूसरे नक्शे की तरफ जाते हैं, कि यानी जब हम अब इधर से रूट अगर आप हमारी दूसरी स्लाइड दिखा सके हमारे पीछे, तो ये दूसरा रूट तैयार किया है चेन्नई के पास से, ये व्लादिवोस्तोक जाता है ऊपर की तरफ, यहाँ है व्लादिवोस्तोक। और अगर इस रूट की बात करें तो ये नया रूट ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 दिनों के अंदर, ये देखिए ये है वो रूट, यानी चेन्नई से जाता हुआ, यहां से जाता हुआ ये रूट व्लादिवोस्तोक को टच करता है, जो 16 दिन में मिनिमम आप कह सकते हैं 16 दिन के अंदर। और आप कह सकते हैं कि इससे सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे 5000 किलोमीटर आप कह सकते हैं वो दूरी कम हो जाती है। यानी यहाँ पर 16,000 लगता था, यहाँ पर सिर्फ 10,000 किलोमीटर की ये समुद्री आप कह सकते हैं जो रूट है इसको पार कर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये साझेदारी सिर्फ श्वेता यहीं तक रुकेगी। व्लादिवोस्तोक के बाद कई और रूट हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। वो है यहाँ पर एक और 2-3 और ऐसे पोर्ट्स हैं जहां पर लगातार विशाखापट्टनम और दूसरे पोर्ट को जोड़ने का काम भी चल रहा है। यानी मल्टीपल रूट्स बनाए जाएंगे, ताकि कई पोर्ट्स के ऊपर ना सिर्फ आप नेचुरल गैस की बात कर लीजिए, ऑयल की बात कर लीजिए, आप दूसरे रॉ मटेरियल की बात कर लीजिए, ताकि ये रूट अगर ज्यादा से ज्यादा स्टेब्लिश हो गए तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ भारत के लिए रूसी मार्केट खुलेगी, बल्कि जो हमारे ऑयल और नेचुरल गैस हैं उनकी भी आप कह सकते हैं उनमें उनकी कीमतों में कमी आएगी। 16 दिन की कमी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट 16 दिन की कमी इस रूट पे जो होते हुए दिखा रहे हैं, अच्छे से आपने समझाया, बहुत शुक्रिया सुमित। अब पुतिन के भारत दौरे पर चीन की भी वैसे नजर है। चीन के सरकारी अखबार में पुतिन की इस यात्रा को लेकर भी बड़ी बात कही गई है। चीन में पुतिन के एक बयान की खासी चर्चा है, जिसमें उन्होंने भारत और चीन को रूस का सबसे करीबी मित्र बताया। हालांकि सरकारी मीडिया की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। ग्लोबल टाइम्स में पुतिन की भारत यात्रा पर क्या लिखा है उसे आपको दिखाते हैं। चीन के दक्षिण एशिया विशेषज्ञ लिन मिनवांग ने कहा है कि रूस और भारत के बीच समन्वय और सहयोग का एक स्पष्ट आशय ये है कि दोनों देश अपनी स्वतंत्र और स्वायत्त क्षमताओं को मजबूत करने के लिए दृढ़ हैं। रूस लंबे समय से भारत की विदेश नीति में एक तरह का स्ट्रेटेजिक सेफ्टी नेट रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं उसमें यह साफ नहीं है कि भारत भविष्य में भारत रूस रिश्ते को कितनी दूर तक आगे बढ़ाना चाहेगा। तो चीन की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि भारत रूस से दोस्ती में अमेरिका का सामना कितनी देर तक कर सकता है। अब चीन की तरह पाकिस्तान की भी पुतिन दौरे पर नजर है। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात को प्रमुखता से रखा। दोनों नेताओं के साझा बयान के बीच पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। व्लादिमीर पुतिन पिछले 25 सालों से रूस की कमान संभाल रहे हैं। भारत
वो कई बार आ चुके हैं। अगर वो कहीं नहीं गए हैं तो उस देश का नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ पुतिन क्यों नहीं आते, जबकि पाकिस्तान की तरफ से पुतिन को पाकिस्तान बुलाने की कई बार कोशिश हो चुकी है। चीन में आयोजित हुए SCO की वो तस्वीर कौन भूल सकता है, जब शहबाज शरीफ पुतिन के सामने गिड़गिड़ाए थे, कहा था कि आप हमारी तरफ भी तो देखें। इस सवाल का जवाब इतिहास में छिपा है। राष्ट्रवादी पुतिन को अच्छे से याद है कि साल 1979 में पाकिस्तान की वजह से ही सोवियत संघ को अफगानिस्तान से अपमानित होकर लौटना पड़ा था। पाकिस्तान ने अमेरिका से डॉलर लेकर तालिबान का साथ दिया। सवाल यह है कि क्या अभी तक पुतिन ने पाकिस्तान की इस गलती के लिए उन्हें माफ नहीं किया है, वरना पाकिस्तान की तरफ से तो रिश्ते सुधारने की भरपूर कोशिश हो रही है। SCO समिट में कभी शहबाज शरीफ पुतिन से नजरें मिलाने के लिए लालायत दिखे, कभी पुतिन ने उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन शहबाज ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे पुतिन से मुलाकात की, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम जानते हैं कि आपका भारत से बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन हमारी तरफ भी देख लीजिए। और अब आज की वो खबर जिसकी वजह से पिछले 4 दिन में देश में लाखों हवाई यात्री परेशान हुए, रोने बिलखने तक लगे। खबर देश में हवाई यात्रियों पर आए कैंसिल वाले संकट की। खबर यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े नियम को फिलहाल टालने को मजबूर होने की। खबर इंडिगो एयरलाइंस की, जहां आज की सबसे बड़ी खबर है कि इंडिगो एयरलाइंस के CEO ने कहा है कि अभी उनकी उड़ानों को सामान्य होने में 5 से 10 दिन लग सकते हैं। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स का कहना है कि 10 से 15 दिसंबर के बीच इंडिगो की उड़ानें सामान्य हो सकती हैं, जबकि आज ही 1000 से ज्यादा उड़ान देश भर में इंडिगो को रद्द करनी पड़ी हैं। सवाल है कि अगर आगे इंडिगो एयरलाइंस पटरी पर आ भी जाती है तो क्या इन 4 दिनों में लाखों यात्रियों को हुई परेशानी के बदले वो केवल सॉरी कह के बच सकते हैं? क्या यात्री अधिकार देश में कुछ भी नहीं है? हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। फिल्मों में अपराधी कहता है तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, या तो हमारी मांग पूरी करो वरना हम तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। क्या यही देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने पिछले 4 दिन में उन हवाई यात्रियों के साथ किया है जो इंडिगो पर भरोसा करके अपनी खुशी, अपने दुख, अपनी कामयाबी, अपने सपनों को पूरा करने के किसी सफर पर निकले? जहां यह आरोप लग रहा है कि 4 दिन के भीतर इंडिगो की 1800 से ज्यादा उड़ान से यात्रियों को वो परेशानी उठानी पड़ी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये सब ऐसे हुआ जैसे यात्री बदहक बन गए, क्योंकि 2 तारीख से लगातार इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होती रही, लेकिन ज्यादातर यात्रियों को पहले ही कैंसिल फ्लाइट के बारे में बताया तक नहीं गया। फ्लाइट कैंसिल होती रही, फिर भी चेक इन करा के लगेज लिया जाता रहा। फिर उन्हीं यात्रियों को तमाम एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट रद्द होने के बाद लगेज के लिए दौड़ाया जाता रहा। आरोप ये तक है कि जब 2 तारीख से ही फ्लाइट्स ऑपरेशन में दिक्कत आने लगी, उड़ान रद्द होने लगी, तब भी लगातार ऑनलाइन टिकट बुक किए जाते रहे। बड़े बड़े शहरों के एयरपोर्ट पर यात्री परेशान होते रहे, लेकिन सही जानकारी तक उन्हें देने वाला सिस्टम इंडिगो नहीं बना पाया। इस बीच दूसरी फ्लाइट का किराया 10 गुना तक बढ़ गया, जिन्हें लेना आम आदमी के वश से दूर हो गया। नतीजा, देश के एयरपोर्ट पर वो संकट दिखा जो पहले कब हुआ याद नहीं आता। भारत के हवाई यात्रा के बाजार में सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा रखने वाली इंडिगो एयरलाइंस 4 दिन के भीतर यात्री सुविधा के नाम पर बहुत छोटी निकली। चार दिन में इंडिगो की 1800 से ज्यादा फ्लाइट रद्द करनी पड़ी और बंधक बने नजर आए यात्री, और एयरपोर्ट पर असुविधा के समंदर में धकेल दिए गए लाखों यात्री। इस पिता की तरह होगी देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, लेकिन जहां हजारों यात्रियों को उनके सामान तक के लिए रुला दिया जाए तो किस बात की बड़ी एयरलाइन? कहीं नारे इंडिगो के खिलाफ लगने लगे, कहीं एयरपोर्ट पर ही ऐसे प्रदर्शन की नौबत आई जैसे सड़कों पर होता है। देश भर के तमाम एयरपोर्ट पर काउंटर के आगे अपनी फ्लाइट, अपने टिकट, अपने पैसे, अपने आगे के सफर की जानकारी के लिए रिरियाने को मजबूर कर दिए गए यात्री नजर आए। भिखारियों की तरह हम लोग घूम रहे हैं, आगे पीछे सामान दीजिए, पैसे भी दे, और भिखारी की तरह आगे पीछे घूम भी रहे हैं। सब्जी मंडी जैसा शोरगुल, हंगामा देश के एयरपोर्ट्स पर दिखने लगा। फ्लाइट के इंतजार में थक के चूर होते बुजुर्ग माता पिता, बिना खाना पानी एयरपोर्ट पर लाचार कर दिए गए छोटे छोटे बच्चे।
पहली बार बेटे की सैलरी से सरप्राइज हवाई सफर का सपना पूरा होने से पहले छन से तोड़े जाने के बाद आंसू नहीं रोक पाए पिता। शादी की पहली सालगिरह पर खुशियों की नई प्लानिंग करने के लिए गोवा जाने की सोचते परिवार के कुचले गए अरमान। महीनों की तैयारी करके मुंबई रोबोटिक्स कंपटीशन में ट्रॉफी उठाकर हिप हिप हुर्रे बोलने की तैयारी किए जेनजी की दबा दी गई चाह। सबकी जिम्मेदार है वो इंडिगो एयरलाइंस, जिसकी वजह से मुंबई एयरपोर्ट बस अड्डे जैसा दिखने लगा और यात्री पूछने लगे ऑन टाइम एवरी टाइम कहने वाली एयरलाइंस ने दुख के उस वक्त में यात्रियों को बेसहारा क्यों छोड़ा जब सब कुछ उसी के भरोसे था। इंडिगो एयरलाइंस की हर 10 में से 9 फ्लाइट्स या तो देरी से उड़ी या रद्द हो चुकी हैं। इस बीच जो भी दिक्कत आ रही है इसकी व्यापक समीक्षा और आकलन के लिए एक कमेटी बन गई है। इन सब की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 3 दिसंबर को 200 उड़ान रद्द होने से शुरू हुआ मुसीबत का तूफान आज 1000 से ज्यादा उड़ान रद्द होने तक पहुंच गया। इस बीच इंडिगो ने आज ये तक कह दिया कि दिल्ली हवाई अड्डे से जाने वाली सारी डोमेस्टिक इंडिगो उड़ानें रात 12 बजे तक रद्द रहेंगी। प्रभावित यात्रियों की मदद के लिए उन्हें खाने पीने की सुविधा देने की बात कही, लेकिन ये दावे सब जगह जमीन पर उतरते नहीं दिखे। दबी जुबान में यह आरोप जरूर लगने लगा कि सुरक्षा से जुड़े नियमों से बचकर अपने कम स्टाफ वाली कमी को छिपाने के लिए मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर ने ही खेल कर दिया। देश के 6 बड़े एयरपोर्ट पर पिछले 3 दिन में यह हालत हो गई कि एयरपोर्ट पर झगड़ा होने लगा, गाली गलौज होने लगा, मारपीट की नौबत आ गई। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद और ऐसे ही देश के तमाम एयरपोर्ट पर वो यात्री परेशान हुए हैं जिन्होंने इंडिगो एयरलाइंस का टिकट खरीदा। और इस इंडिगो एयरलाइन की वजह से उन यात्रियों को भी रुलाया गया जो अपनों की अस्थियां लेकर जा रहे थे। बेंगलुरु से नमिता यह अस्थि कलश लेकर हरिद्वार जा रही थी। 5 लोगों ने परिवार के टिकट कराया, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। न पैसा तुरंत मिला, दूसरी फ्लाइट का पैसा इतना बढ़ चुका है कि परिवार अब हरिद्वार नहीं जा सकता। हमें हरिद्वार जाना था अस्थि विसर्जन के लिए। मेरे डैड की अस्थियां है मेरे हाथ में। मैंने रिक्वेस्ट किया, पहले तो मुझे कोई प्रायर नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया, फ्लाइट कैंसिल हो गई है। सडनली यहाँ पे QR कोड स्कैन करने पे पता चला फ्लाइट कैंसिल है। अब मुझे फोर्स कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग मी अनदर फ्लाइट दे आर जस्ट फोर्सिंग अस टू गो फॉर अनदर फ्लाइट। एंड आई चेक विद एयर इंडिया, पर पर्सन इट इज 60,000। वी आर 5 people here, they cannot afford tickets. And they are asking for refund, and refund will also be getting processed in 7 days. My demand is just give me a flight. We are 5 person here waiting. It's like almost 3-4 hours we are waiting here. If you can arrange another flight for us, we need to reach tomorrow. Tomorrow we have puja in Haridwar, so we have to reach Haridwar. क्या इस परिवार से केवल सॉरी कह देने से काम हो जाएगा? इस परिवार को जो समस्या उठानी पड़ी, इसकी भरपाई कौन करेगा? Arrange another flight if we really want to go there. From there we have to go to Rajasthan. We are from Rajasthan, but they are not understanding, and there are no flights. We can book tomorrow's flight, but tomorrow is again no guarantee. सब इस बात को समझना चाहते हैं कि आखिर जिस इंडिगो एयरलाइन के पास 434 विमानों का बेड़ा है, जिसने 920 से ज्यादा नए विमानों का ऑर्डर दे रखा है, जो इंडिगो हर दिन 2200 से अधिक उड़ानें संचालित करती है, जो इंडिगो 3.2 लाख से ज्यादा यात्रियों को हवाई सफर रोज कराती है, 3 दिन में उसकी 1800 से ज्यादा फ्लाइट कैसे कैंसिल हुई? गलती इंडिगो की है या किसी और की? क्या इंडिगो सबसे बड़ा प्लेयर हवाई उड़ान के बाजार में होने का फायदा उठा रही है? क्या स्टाफ बढ़ाने की जगह जनता को ही असुरक्षित सफर कराने के साथ इंडिगो मनमानी से उस सही नियम को लागू होने से रुकवा रही है, जिसकी वजह से जनता को ज्यादा सुरक्षित हवाई सफर मिलता? इन सारे सवालों का जवाब आज आप तलाशिए, लेकिन पहले देखिए किस तरह अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आम लोगों को फंसाकर परेशान किया गया। इतना घटिया रेस्पॉन्स है, इतना घटिया एयरलाइंस है, कुछ रेस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो क्या करिएगा अभी आगे? 18 घंटे बैठे, ना तो कोई आके पानी पूछने वाला है, ना कोई खाने का पूछने वाला है।
सामान आपका मिल गया कि सामान, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी लग घूम रहे हैं हम लोग, तो अभी तक सामान के लिए भी घूम रहे हैं। सर उनको कल से मालूम था उनको कि ये फ्लाइट नहीं होने वाला, आज नहीं जाने वाला, फिर भी उन्होंने रोक रखा हम लोगों को। फ्लाइट नहीं करेगी, उनको मालूम था कि उनके पास क्रू नहीं है। इवन तो उन्होंने हमको बोर्ड करवा दिया, हमारा सामान बैगेज ले लिया और बाहर अभी लावारिस कंडीशन में सामान पटक दिया। आज की तारीख में भी ऑनलाइन वो टिकट बेच रहे हैं कल के लिए कि 6:20 की फ्लाइट है तो टिकट अभी भी मिल रही है, बुक करो तो अभी। मैंने देखा